हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। आज हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो है क्लास नंबर 6 कंप्लीट की थी। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेते हैं जिसको हम लूसेंट की बुक को हल कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हेडिंग हमारी आज की होने वाली है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट जो है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था, यानी कि जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया सेंड्रोकोट्स। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगला पॉइंट हमारे विशाखदत्त द्वारा कथित मुद्राक्षर से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विलभ आशय विनिलय से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, धनानंद को हराने में चाणक्य, यहाँ चाणक्य का दो अन्य नाम भी हैं, तो पूछ लिया था कौन कौन से। सबसे पहले कौटिल्य, फिर है विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? अर्थशास्त्र है। किसके? कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा, जिसका संबंध जो है राजनीति से है। इस पुस्तक के अंदर राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन का अनुयायी था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक में श्रावणबेलागोला नामक स्थान पर बताया। यानी चंद्रगुप्त ने जो अंतिम अपने समय था वो कर्नाटक के श्रावणबेलागोला नामक स्थान पर बताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरत, मकरंद चंद्रगुप्त को दे दिया था। कौन कौन से 4 राज्य थे? काबुल था, कंधार था, हेरात था, मकरान था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैनी गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, जिससे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला पूछ लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा राजदूत आया था। मेगस्थनीज का लिखी गई पुस्तक, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो वह होने वाली हिंडिका। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, जिससे अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंक हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्राकृतिक तोतों का झुंड बैठा रहता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ घूमा करते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। इनके खाने पीने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र का एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसे 570 बुर्ज और 600 द्वार 2-3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। इसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियंस ने किया है। यानी कि इन दो युद्ध का जो वो कॉम्प्रोमाइज़ है वो एम्पियन द्वारा किया गया है। प्लूटोन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त की हत्या 298 ईस्वी में श्रावणबेलागोला उपवास में कर दी गई थी। बिंदुसार अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इनकी चंद्रगुप्त मौर्य का जो अगला उत्तराधिकारी था कौन था? बिंदुसार था, क्योंकि 298 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। इनकी अमित घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का यह अनुयायी था। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वासु पुराण में बिंदुसार के भद्रासार या फिर वासिरसार कहा गया है। स्ट्रम्बो के अनुसार सीरियन नरेश एंट्रियोकस के बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत भेजा था। नामक राजदूत किसने भेजा था? एंट्रियोकोरस ने भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्मों में बिंदुसार को हिमसेन कहा गया है। अगला पॉइंट हमारा पढ़ने वाला, बिंदुसार ने शासनकाल में तक्षशिला
सिंधु व झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुमिस और बाद में अशोक को भेजा था। यानी कि पूछ लिया जाता है कि सिंधु व झेलम नदी के तट पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए किस किसने भेजा, कौन कौन गए थे? तो सुसीम और अशोक गए थे। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। सुसीम ने के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट से मंदिर, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद की थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य होते थे और वह एक उपमंत्री होता था उसका, और जो उपमंत्री होता था उसका वो प्रधान जो है वो खल्लाटक कहलाता था। चलिए बच्चों जानते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। इनकी बिंदुसार के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था, जो कि 269 ईस्वी में 269 ईस्वी में पूर्व में गद्दी पर बैठा। और अशोक की माता का नाम जो था शुभ्रदांगी था, जो दिव्यावदान के अनुसार। और राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल भी था। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है बच्चों, मास्की, गुर्जर, नेतव और उड़े गोलम के लेखकों में अशोक का नाम अशोक मिला है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, कर्नाटक के गुलाबर्ग जिले में कन्नड़हली से प्राप्त उपधार मूर्तियां लिपि लस्पर शिलालेख के अशोक के स्तंभ में रुचि के लिए प्रधान ड्राण्य अशोक द्वारा अशोक उल्लेखित है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भ्राहु उल्लेख में अशोक ने स्वयं को मगध पर राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अश्ववर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिलेख 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्लिनी का कथन कि मिस्र का राजा फिलाडेंस द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। चलिए बच्चों देखते हैं अशोक द्वारा शिलालेख व उनके वर्णित विषय। उनकी पहला जो शिलालेख है उसका जो विषय है वह इसमें पशुओं को निंदा की गई है। अगला दूसरे में है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष में उपरांत दौरे पर जाएं, जिसे कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे में इसे भेरीघोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की है। और 5वें में है धर्मघोष मात्राओं की नियुक्ति जानकारी मिलती है। छठे में इसमें आत्मा निर्माण की शिक्षा दी गई है। और 7वें 8वें में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है बच्चों। और 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में हमें धर्म की व्याख्या दी गई है। 12वें में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों का सम्मान बात की गई है। 13वें में इसे कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यवन राज्यों के नामों का उल्लेख है इसमें, जहाँ से धर्म प्रचार भेजे। और 14वें में अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है। चलिए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है हमारा? अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नोट में देखते हैं बच्चों, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राज तरंगड़ी से पता चला है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रचार सुनकर उसे बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, अरोहर लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक उस उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें बोध गया कि 12वें नीलगिरी सागर की 20वीं शताब्दी में लुम्बिनी में यात्रा की थी। अशोक के आजीविकों को रहने के लिए बाबर की पहाड़ियों के 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्जा, चौपार, सौदामा और विश्व झोंपड़ी था। अशोक ने 5 दशरथ में आजीविकी को नागार्जुन का गुफा प्रदान की थी। अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया है। वह महामात्रों को जीविकों को हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट पढ़ने वाले, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, यानी कि सबसे पहले शिलालेख का जो प्रचलन है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइल लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक अरमाइल लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख सहरजगढ़ी से और मनसेरा जो कि पाकिस्तान से, और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें देखते हैं अगला पॉइंट, अभिलेखों 3 प्रकार में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक की शिलालेख की खोज सन 700 और 1750 ईस्वी में पांद्रेटी फेंथलेन ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता सन 1837 ईस्वी में जेम्स स्प्रेंस को हुई। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ जो है यह सबसे पहले कौशाम्बी स्थित था। यह स्तंभ लेकर अकबर ने इलाहाबाद लेकर स्थापित कर दिया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली जो मेरठ के बीच में है, सबसे पहले मेरठ से स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया, यानी कि फिरोज शाह जो है दिल्ली लेकर आया। अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, राजपुरा, यह स्तंभलेख चंपारण जो कि बिहार में स्थित है। इसकी खोज सन 1872 ईस्वी में कायलायल ने की थी। जोरियन ओराज यानी कि चंपारण जो कि बिहार में है, ओरियन नांदगढ़ जो कि चंपारण में है। यह स्तंभ मोर की चित्र का बना हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वाली। 7वां अभिलेख जो सबसे लंबा अभिलेख है, जो अशोक का सबसे पुराना स्तंभ लेख है, वो रुद्रमयी है। इसी में लुम्बिनी के धम्म का यात्रा के दौरान अशोक द्वारा अशोक की दर घटाकर 1/8 द्वारा कर दी गई थी और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। बच्चों अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, नोट में लिखा हुआ है, माइस्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्र अभिलेख मौर्य काल के अकाल सूखे जैसी देवी कपोत समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले, पृथक पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सुएक्वान कंधार अभिलेख ग्रीक व माइकेन भाषा में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों, साम्राज्य में अभिलेख को पुरोहित की नियुक्ति करके उसे चरित्र को काफी जांचा परखा जाता है। इसे उपासक परीक्षण कहा गया है। अगला पॉइंट पढ़ने वाले, साम्राज्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसे सदस्यों की संख्या 16, 12, 20 करती थी। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र और शस्त्र अधिकार रूप से तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा गया है। इसकी संख्या 18। अर्थशास्त्र में 4 जासूस करते थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार व आयुपुत्र राष्ट्रीय कहलाए। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया और विषयपति अधीन होते थे। प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप जो था 10 ग्रामों का दशक संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों एक मंडल जो कि 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। बिक्र कर के रूप में मूल्य रूप से 10वां भाग वसूला जाता था और इसे ना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार ग्रेनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना ने लगभग 50,000 अवरोही और 9,000 व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रश्नोत्तर भारत से सेल्यूकस निकटर की गुलामी को मुक्त कर दिया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा। किसने कहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सेना के नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति, जिसकी प्लिनी नामक लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख पैदल 30,000 और 9,000 हाथी थे इस सेना में, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार। तो बच्चे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य 6 समितियां रखती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्मा सर्प नामक आत्मा अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरुड़ पुरुष कहा जाता था। यह एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को स्थान
स्थान कहा जाता था। यह स्थान एक दूसरे के स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था और राजकीय भूमि को गीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज में माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र व्यक्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाशक करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वत से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 ईस्वी तक रहा। यह भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में दास राजा हुए, जबकि इस पुराण के अनुसार ही राजा हुए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। पूछ लिया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सन 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मुगल पर शुंग वंश की स्थापना कर डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 8 हमारी होने वाली है।